as a director in the Department of Obstetrics and Gynecology at Fortis Memorial Research Institute, Gurugram. Our belief is care, compassion, courage, and customer experience, and as well as trust and transparency in our work. And we are passionate about ethics, we are experienced, and we follow evidence-based practice. Did you know that September is Ovarian Cancer Awareness Month? And it is often diagnosed in advanced stages and is the 5th most common cancer death in women it accounts for. So knowing the symptoms, knowing your body, it really helps. We want to take this opportunity to spread awareness about the same through our FB live session today, for which I would like to introduce everyone to Dr. Swasti. Welcome, Dr. Swasti. Thank you. So Dr. Swasti is a senior gynae cancer surgeon at Max Institute of Cancer Care, Patparganj, Noida, and Vaishali. She is trained in laparoscopic and robotic gynae cancer surgeries and is very passionate towards spreading cancer awareness about gynae cancers in women. So welcome Dr. Swasti to our live show today. Thank you, Dr. Nupur. So let us start our session on ovarian cancers. It is so important to be self-aware of ovarian cancer. There are some people who have already seen when some of their family members must have suffered because of this. And if we are aware what are the symptoms, how to diagnose, what to look for, it will really help us in our to diagnose at the right time. And because we know that early detection plays a very important role in improving prognosis, in improving quality of life, and so many other things. So coming to the session today, Dr. Swasti, ये ओवेरियन कैंसर क्या है और कितना कॉमन है? तो ओवेरियन कैंसर यानी अंडेदानी का कैंसर करीब करीब 80 में से एक महिला को होता है। ये एक लाइफ टाइम रिस्क है, यानी हमारे पूरे जीवन में इतना रिस्क होता है। तो अगर हम 80 महिलाओं का एक समूह देखें तो उसमें किसी एक महिला को ओवेरियन कैंसर होगा। तो ये ओवेरियन कैंसर कैसे बनता है? आमतौर पे 90% महिलाओं में तो ये उनके शरीर के अंदर कुछ चेंजेस, कुछ बदलाव होने के कारण ओरिजिनेट या शुरुआत होता है। बट 10% महिलाओं में ये जेनेटिक रिस्क यानी कि इनहेरिटेड, अपने जीन्स से, अपनी फैमिली के उससे इनहेरिट होके हो सकता है। तो आमतौर पे महिलाओं को जब भी ओवेरियन कैंसर डायग्नोज होता है तो बड़े परेशान होते हैं कि हम क्या ऐसा कर सकते थे जिससे ओवेरियन कैंसर नहीं होता, क्या हम इसको रोक सकते थे, क्या ऐसा कर सकते थे कि ये नहीं हो। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न सबके मन में उत्पन्न होता है जब भी ओवेरियन कैंसर का डायग्नोसिस होता है। तो डेफिनेटली 1 in 80 एंड दैट इज द लाइफ टाइम रिस्क फॉर ओवेरियन कैंसर। हाँ, तो ये दिस इज एक्चुअली अ वेरी हाई रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर। अगर 1 in 80 women have a lifetime risk of ovarian cancer, so we need to know more about this and how we can diagnose. तो डॉक्टर स्वस्ति, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं जो कि हम अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस में हमें हेल्प करते हैं? एक्चुअली ओवेरियन कैंसर में सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो आती है अर्ली डायग्नोसिस की, क्योंकि हम अभी भी ओवेरियन कैंसर से जब जूझते हैं, जब ये डायग्नोज होता है तो आमतौर पे बहुत एडवांस स्टेजेस में, यानी कि स्टेज 3 या स्टेज 4 में डिटेक्ट होता है। तो शुरुआती ओवेरियन कैंसर या जो भी ओवरी में कोई गांठ होती है उसमें जरूरी नहीं है कि कोई लक्षण हो। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज भी ओवेरियन कैंसर के डायग्नोसिस में। तो कॉमन सिम्टम्स मैं कहूँगी जो कि ऑफन इग्नोर कर दिए जाते हैं, बहुत कॉमन, यानी कि पेट फूलना, खाना ठीक से नहीं पचना, जरा सा भी खाना खा के फीलिंग ऑफ फुलनेस, यानी कि ऐसा लगना कि हमारा पेट भरा हुआ है, अब हमसे और नहीं खाया जाएगा, या जी मिचलाना, जिसके लिए आम तौर पे घरों में आम आदमी, एक आम इंसान कोई भी ओवर द काउंटर मेडिकेशन ले लेता है, यानी कि कभी हमने कोई पाचक टैबलेट्स ले ली या कुछ ऐसे चूर्ण ले लिए जिनसे हमें ऐसा लगता है कि ये तो छोटी मोटी बदहजमी है और ठीक हो जाएगी। बट कहीं ना कहीं ये कुछ शरीर के संकेत होते हैं, नेचर के, प्रकृति के कुछ संकेत होते हैं, है ना। इस तरह से आंतों में बदलाव आना, आंतों की हैबिट्स में कभी कॉन्स्टिपेशन या कब्ज होना, कभी डायरिया यानी कि पतली लैट्रिन होना, कभी किसी तरह का पिक्चर होगा, कभी किसी तरह का होगा, पेशाब के रास्ते
डिफिकल्टी होना, पेशाब डिफिकल्टी से आना, या पीरियड्स में कोई बदलाव होना। कई बार कुछ तरह के ओवेरियन ट्यूमर्स ऐसे होते हैं जिसमें मेंस्ट्रुएशन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि फ्रीक्वेंट मेंस्ट्रुएशन या पीरियड्स बंद हो जाने, मेनोपॉज हो जाने के बाद भी ब्लीडिंग हो सकती है। भूख ना लगना, वजन का गिरना, ये सब जब तक अपीयर होते हैं एक्चुअली तब तक ओवेरियन कैंसर काफी एडवांस हो जाता है। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि ऑफन इग्नोर कर दिए जाते हैं, और अगर ये परसिस्ट करें, हमेशा अगर इस तरह की शिकायत हो तो कृपया इसको इग्नोर ना करें, तुरंत किसी डॉक्टर से सलाह जरूर लें, अपने आप इसका इलाज करने की कोशिश ना करें। तो ये काफी बार ऐसा देखा गया है कि जो हम बोलते हैं कि हमारा वजन बढ़ रहा है, या हम ओवरवेट है, या हमें ओबेसिटी है, और बहुत स्पेशली एशियन विमेन में ये बहुत कॉमन है कि ओबेसिटी है, और साउथ एशियन विमेन में एक्सरसाइज को भी इम्पोर्टेंस अपनी दिनचर्या में कम दी जाती है। तो क्या आपको लगता है कि इसीलिए यहाँ पे ज्यादा कॉमन है, इज बीइंग ओवरवेट अ रिस्क फैक्टर? और यदि वो डेफिनेटली। महिलाएं जो एक्सरसाइज करती हैं तो क्या उनको कुछ बेनिफिट्स होते हैं इससे? सो देखिए, अगर हमारा हाइट या लंबाई के अनुसार या अनुपात में वजन ज्यादा है, तो ये इसको हम कैलकुलेट करते हैं हाइट बाय वेट बाय हाइट स्क्वायर से, यानी कि इसको बॉडी मास इंडेक्स, एक इंडेक्स बोलते हैं। तो अगर ये बॉडी मास इंडेक्स हमारा 30 से ऊपर होता है तो डेफिनेटली हमारा रिस्क फॉर हैविंग मेनी कैंसर्स बढ़ जाता है, जिसमें से एक कैंसर ओवेरियन कैंसर भी है। सो जिन लोगों को ओवेरियन कैंसर का इनफैक्ट ट्रीटमेंट भी हो चुका है, उनके लिए भी, वो जो चैंपियंस हैं जो रिकवर कर चुके हैं, आगे उनको रेकरेंस ना आए या बीमारी दोबारा वापस ना आए, उनके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना वजन कंट्रोल में रखें, जिसके लिए नियमित रूप से व्यायाम करें, वजन ना बढ़ने दें, अच्छा फाइबर युक्त खाना खाएं, है ना, पॉजिटिव सोचें और स्ट्रेस फ्री रहें। है ना, आजकल की भागदौड़ वाली जिंदगी में हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, स्ट्रेस से कई तरह के हार्मोन्स कॉर्टिसोल सिक्रीट होते हैं, जिससे खुद भी वजन बढ़ जाता है। तो नियमित रूप से व्यायाम करने हम्म। से, वॉक करने से पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और ये जो है बीमारी वापस आने का रिस्क भी कम कर देते हैं। तो एक तरफ तो रिस्क ऑफ बीमारी होना, यानी कि रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर ही डिक्रीज हो रहा है, साथ में रिस्क ऑफ रेकरेंस, यानी कि वो खतरा जिससे बीमारी वापस आती है वो भी कम हो रहा है। तो इसके डबल बेनिफिट्स हैं एक्सरसाइज के और वजन को कंट्रोल करने के। सो नॉट ओनली ओवेरियन कैंसर, बाकी और यूट्रस के कैंसर्स और प्रोस्टेट कैंसर्स, आंतों के कैंसर्स, इन सबके ऊपर बेनिफिशियल इम्पैक्ट होता है। तो एक जनरल स्वाभाविक जो टेंडेंसी है ओवर ईट करने की, बैठे रहने की, एक्सरसाइज ना करने की, उससे हमें अब मुक्ति पा लेनी चाहिए। इट हैज टू बी वेरी वेरी फिट एंड हेल्दी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। हाँ, तो अब ये लॉकडाउन की वजह से बहुत लोगों की लाइफस्टाइल सीडेंट्री की तरफ हो गई है, बट एट द सेम टाइम बहुत लोग ऐसे भी हैं हु हैव ट्राइड टू एक्सर्ट देमसेल्व्स ड्यूरिंग दिस टाइम, और मतलब उनकी लाइफ में एक्सरसाइज हैज बिकम अ रूटीन एंड दे हैव स्टार्टेड enjoying also. तो एब्सोल्युटली। वेट को अपने हाइट के हिसाब से ठीक रखना, रेगुलर एक्सरसाइज करना, बीइंग पार्ट ऑफ हैविंग अ हेल्दी लाइफस्टाइल, that means that will really help in going forward. तो डॉक्टर स्वस्ति, हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि क्या हार्मोन थेरेपी से ओवेरियन कैंसर पे कुछ असर पड़ता है? अब हार्मोन थेरेपी एक्चुअली अब हम बहुत कम देते हैं, पर फिर भी कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें देनी पड़ती है, तो क्या ओवेरियन कैंसर पे इसका कोई प्रभाव है? सो आमतौर पे कई बार ऐसा देखा गया है कि पर्टिकुलरली देखिए, ओवरी जो होती है, अंडेदानी, वो दो किस्म के हार्मोन बनाती है। एक हार्मोन होता है ईस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। तो दोनों के अलग अलग इम्पैक्ट होते हैं बॉडी में, है ना। ये पाया गया है कि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है, चाहे वो हमारे शरीर में अपने आप ज्यादा मात्रा में बन रहा है या हम उसे बाहर से टैबलेट्स या इंजेक्शन या पैचेस के जरिए यूज कर रहे हैं, उस हार्मोन को काफी समय लेने से, खासतौर से 5 साल या उसके अधिक लेने से, ओवेरियन कैंसर का हम्म। इंसिडेंस या रिस्क बढ़ जाता है। सो ये काफी हम्म। स्टडीज में पिछले 10 से 12 साल में पाया गया है। और जो मैं ये बताना चाहूंगी, हमने वेट की बात की, एक्सरसाइज की बात की, हम्म। तो अगर किसी महिला में चर्बी ज्यादा है, वजन ज्यादा है, फैट का अमाउंट ज्यादा है, तो फैट में एक खास किस्म का
हार्मोन होता है जो कि हमारे फैट सेल्स को ईस्ट्रोजन हार्मोन में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है। तो ईस्ट्रोजन जो है फैट लोगों में, मोटे लोगों में ज्यादा मात्रा में बनता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर ईस्ट्रोजन ज्यादा मात्रा में बनता है मोटे लोगों में, तो उनमें यूट्राइन और ओवेरियन कैंसर होने के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। तो एक तो खुद हमारा अपना रिस्क बॉडी का जो भी स्टेटस या हैबिटस है उसका, और दूसरा बाहर से हार्मोन लेने में, दोनों रिस्क मिलके ऐड होके ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ा देते हैं। तो अब तक जितनी रिसर्च हुई है वो कहती है कि हार्मोन थेरेपी अगर हमें देनी भी है तो बहुत सोच समझ कर देनी है, जिसमें इंडिकेशन है तभी देनी है, और बिल्कुल। शॉर्ट टर्म देनी है, ताकि लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट जैसे कि कैंसर का रिस्क इसकी वजह से एटलीस्ट ना बढ़े। तो डॉक्टर स्वस्ति, हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि मेंस्ट्रुएशन जो कि हर महिला को होता है जब वो शुरू होते हैं मीनार के टाइम और मीनोपॉज तक, तो क्या मेंस्ट्रुएशन का भी कोई रोल है जिससे कि ओवेरियन कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है? तो जब भी एक बच्ची का जन्म होता है, ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है ना, ये हमारे जीन्स डिटरमिन करते हैं कि कितने ओवेरियन फॉलिकल्स या कितने यू नो oocytes जिन्हें हम बोलते हैं, कितने ओवेरियन फॉलिकल्स जेनेटिकली हमारे शरीर में हैं, हमारी ओवरी में हैं। तो हर बच्ची जैसे जैसे वो मैच्योर होती है, उसका एक सेट जेनेटिक पैटर्न होता है। जितने साल पे उसको पीरियड शुरू होंगे, वो ओवरीज से कैसे कैसे फॉलिकल्स रिलीज होके ओव्यूलेशन होगी, एग रिलीज होगा, और फिर अगली साइकिल आएगी। तो यानी कि एक तरह से आप ये देखिए कि एज ऑफ मिनार्की यानी शुरुआत ऑफ पीरियड से लेके एज ऑफ मेनोपॉज यानी बंद होने तक, ये इस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, हमारा बस नहीं चलता। तो जितना ज्यादा ये ड्यूरेशन होगा, जितना अर्ली पीरियड शुरू होंगे और जितना डिले होके बंद होंगे, उतना ही हमारी ओवरी को हार्मोन एक्सपोजर ज्यादा होगा। यानी कि हर एक साइकिल में उतने ही एग बनेंगे, रिलीज होंगे, और बार बार जो ओवरी की सतह है उसमें कुछ फाइन चेंजेस होंगे, उसकी एपिथेलियम में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होंगे। तो वो जब ये इन्फ्लेमेटरी चेंजेस होते हैं, उनसे भी कैंसर होने का संभावना बढ़ जाती है। तो बट ये ऐसा सिचुएशन है कि जिसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बट डेफिनेटली अगर आपको 54 या 55 इयर्स तक की एज हो चुकी है और पीरियड्स अभी चल रहे हैं, तो डेफिनेटली द रिस्क ऑफ ओवेरियन एंड यूट्राइन कैंसर बढ़ जाता है। दोनों तरह के कैंसर्स के रिस्क हाई हो जाते हैं। तो आम तौर पे हम कहते हैं कि इंडियन वुमेन में एवरेज एज ऑफ मेनोपॉज 49 से 50 इयर्स के बीच में होती है। बट हम कई बार ऐसा देखते हैं, महिलाएं आती हैं 54 या 55 साल की उम्र तक भी पीरियड्स चल रहे होते हैं। तो देन वी नीड टू इन्वेस्टिगेट, वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग एंड क्या कोई कैंसर बंद तो नहीं गया, और उनको समझाना पड़ता है कि भाई ये इतना ज्यादा आपका रिस्क बढ़ गया है। तो तो तब हाँ, तो सबको ये जानना जरूरी है कि अगर आपका लेट मीनोपॉज है तो आप हर साल में एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से जरूर मिलें। कोई भी वार्निंग साइन है, कोई एक्सेसिव ब्लीडिंग है, या मोर देन नॉर्मल ब्लीडिंग है, या इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है, या पोस्ट या इंटरकोर्स के बाद अगर यदि ब्लीडिंग है, तो उसको इग्नोर नहीं करना है। कभी कभी ओवेरियन कैंसर भी ऐसे इरेगुलर ब्लीडिंग या पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग के फॉर्म में प्रेजेंट कर सकता है। और इनफैक्ट मैं क्या तो ये कहूंगी डॉक्टर नुपुर कि अगर कोई ब्लीडिंग का इशू नहीं भी है, तब भी हर साल अपना चेकअप जरूर कराएं। या So what we lack, why we are not detecting cancers early is क्योंकि हम रेगुलर चेकअप्स नहीं कराते। अगर आज 20 सेंटीमीटर का एक सिस्ट है तो हमें पता ही नहीं होता, क्योंकि पहले हम पूछते हैं कि अच्छा आपको कब पहले अल्ट्रासाउंड हुआ, बोले हम कभी गए नहीं हॉस्पिटल, तो अल्ट्रासाउंड भी कभी नहीं हुआ, हमें कोई सिम्टम ही नहीं था, वी नेवर वेंट। अब सो बहुत बार ऐसे होता है कि सब अपना ब्लड टेस्ट जरूर करा लेते हैं क्योंकि लैब की फैसिलिटी इजीली अवेलेबल है, घर से सैंपल कलेक्ट हो जाता है, तो ये भूल जाते हैं कि क्लिनिकल एग्जामिनेशन या फिर एनी अदर मोडेलिटी जो कि और भी अच्छी हो सकती है, लाइक अल्ट्रासाउंड इन केस ऑफ ओवेरियन डायग्नोसिस विल रियली हेल्प इन सच केसेस, क्योंकि एकदम से इतनी बड़ी सिस्ट नहीं बन जाती। नहीं बनती। डॉक्टर स्वस्ति, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जो ओवेरियन कैंसर है वो जेनेटिक होते हैं और वो हेरिडिटरी होते हैं, और तो इनमें जिस फैमिली में एक बार ओवेरियन कैंसर हुआ है तो उनके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में कितना रिस्क है कि उनको भी इससे फियरफुल रहना चाहिए, या फिर रेगुलर चेकअप कराना चाहिए, या जेनेटिक टेस्ट की तरफ जाना चाहिए? व्हाट इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर
उन फैमिलीज में जिनमें ओवेरियन कैंसर की हिस्ट्री है? देखिए, इनमें डॉक्टर नुपुर 3-4 एस्पेक्ट्स हैं। पहला तो ये, जैसे मैंने कहा कि किसी भी औरत को अगर उनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है, किसी भी महिला को 10% चांसेस हैं कि ये कोई जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ओवेरियन कैंसर हो रहा है। यानी कि 90% तो शरीर के अपने बदलाव और 10% कोई जेनेटिक बदलाव के कारण ओवेरियन कैंसर उत्पन्न होता है। अब ओवेरियन कैंसर डेफिनेटली हेरिडिटरी होता है। जो करंट गाइडलाइंस है वो ये कहती हैं कि हर महिला जिनको ओवेरियन कैंसर हुआ है उनकी जेनेटिक काउंसलिंग और टेस्टिंग होनी चाहिए, है ना। जेनेटिक टेस्ट कई किस्म के होते हैं, बट हम सीधे सीधे टेस्ट नहीं करते। पहले एक स्पेशलिस्ट जेनेटिक काउंसलर इनसे बात करते हैं, परिवार से बात करते हैं, और उनको ये समझाया जाता है कि अगर जेनेटिक टेस्ट किया जाएगा और मान लीजिए वो पॉजिटिव आया तो उसमें क्या इम्प्लीकेशंस होते हैं, परिवार को किन सावधानियों का, किन टेस्ट का कैसे फॉलोअप करना चाहिए, और क्या ऐसे तरीके हैं जिनसे उनका रिस्क कम किया जा सकता है। सो वी हैव आवर फैमिली कैंसर क्लिनिक्स जिनमें हम इस तरह की पूरी काउंसलिंग की सुविधा रखते हैं और उनमें उनको पूरी बातचीत की जाती है। बिना काउंसलिंग के टेस्टिंग करने से बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। जैसे अगर आपने किसी की काउंसलिंग नहीं की और सीधे टेस्ट करा लिया, अब टेस्ट आ गया मान लीजिए जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव, तो अब कंफ्यूजन है कि अब क्या करना है, कैसे करना है। तो मान लीजिए किसी का जेनेटिक टेस्ट फैमिली में पॉजिटिव आ जाता है ना, किसी महिला का जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव है, तो उसके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स या फैमिली मेंबर्स को किन बातों का ध्यान रखना है। देखिए, अगर ओवेरियन कैंसर है तो आमतौर पे कुछ जीन्स होते हैं, जैसे हम बोलते हैं BRCA जीन्स, यानी कि ब्राका म्यूटेशंस, BRCA1 एंड BRCA2। और इसमें जो है, अगर BRCA1 म्यूटेशन है तो 35 to 70% टाइम्स हायर रिस्क होता है ओवेरियन कैंसर, और इन महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी हाई होता है। जबकि BRCA2 म्यूटेशन में 10 to 15% इंसिडेंस हायर होता है ऑफ ओवेरियन कैंसर। तो अगर हम ब्राका म्यूटेशंस की बात करें, जैसे कुछ फैमिलीज में ये म्यूटेशन पॉजिटिव आई, तो अब उनके जो आगे फैमिली मेंबर्स हैं उनको प्रिवेंटिव सर्जरीज, प्रोफाइलैक्टिक सर्जरीज जिनको बोलते हैं, उनके ऑप्शंस दिए जाते हैं। यानी कि आप ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर डेवलप होने से पहले ही ब्रेस्ट या ओवरीज को निकलवा लें, यानी कि प्रोफाइलैक्टिक मेस्टेक्टमी एंड प्रोफाइलैक्टिक ओफरेक्टमी। आपने एंजेलिना जोली का नाम सुना होगा, फेमस बॉलीवुड एक्ट्रेस who had a lot of family history of ovarian and breast cancer and she got this removed. तो आमतौर पे इनका एक्सेप्टेंस अब इंडियन जनता में, हमारी भारतीय महिलाओं में भी आने लग रहा है, और लोग इस बात की समझ बढ़ती जा रही है, अवेयरनेस बढ़ती जा रही है कि हम अपने लिए क्या कर सकते हैं। मान लीजिए कहीं पे कोलॉन कैंसर या आंतों का कैंसर ज्यादा है और ओवरीज का कैंसर ज्यादा है, वो कोई जेनेटिक म्यूटेशन है, तो फिर रेगुलर कोलोनोस्कोपीज हर साल, अल्ट्रासाउंड्स और स्टूल टेस्टिंग ऑकल्ट ब्लड के लिए, ये करने के लिए देखी जा सकती है कि आंतों के कैंसर्स तो नहीं हो रहे। अब मान लीजिए किसी फैमिली में महिला को ओवेरियन कैंसर था, पर अब वो नहीं है, बाद में 10 साल या 15 साल बाद फैमिली मेंबर्स को लगता है कि हमें जेनेटिक टेस्ट करना चाहिए, तो उनका जेनेटिक टेस्ट भी हो सकता है। पर आइडियली प्रेफरेबल सिचुएशन होती है कि जिस व्यक्ति को पहले कैंसर हुआ है, अगर हम उनका जेनेटिक टेस्ट कर पाए तो वो ज्यादा यूजफुल होता है। बट हम बाकी फैमिली मेंबर्स को भी टेस्ट कर सकते हैं आफ्टर प्रॉपर काउंसलिंग, तो इसको बोलते हैं प्री टेस्ट काउंसलिंग। तो डॉक्टर स्वस्ति, हाँ, तो ये तो अब तक प्रूवन है कि लॉट ऑफ कैंसर्स इन ओवरी कैन बी हेरिडिटरी, और आजकल हम जेनेटिक टेस्टिंग भी ऑफर कर सकते हैं, बट बेस्ट इज टू टेस्ट द पर्सन हु हैज बीन अफेक्टेड, ताकि हम म्यूटेशन को वहीं आइडेंटिफाई कर पाए। तो अब साइंस ने इतना एडवांस कर लिया है, और अब बहुत कंपनीज भी इंडिया में आ गई हैं हु आर ऑफरिंग सच जेनेटिक टेस्ट, नॉट ओनली फॉर ओवेरियन बट फॉर अदर कैंसर्स एज वेल। और जैसे आपने बताया कि प्रोफाइलैक्टिक सर्जरी का भी एक ऑप्शन है जब आपकी फैमिली कंप्लीट हो जाती है, और एंड यू कैन थिंक ऑफ गोइंग फॉर दिस काइंड ऑफ सर्जरी रादर देन स्टेइंग इन स्ट्रेस कि अब क्या होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। तो ऐसे सब लोगों को यही एडवाइजेबल है कि अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, जेनेटिक टेस्ट के बारे में इंक्वायर करें, ये भी डिस्कस करें कि ओफरेक्टमी या मेस्टेक्टमी या फैमिली हिस्ट्री जिसमें ओवेरियन और ब्रेस्ट कैंसर एक साथ होते हैं, उनके लिए आपको क्या क्या करना होगा, सो दैट यू आर एबल टू मेक अ अर्ली डायग्नोसिस फॉर योरसेल्फ। तो डॉक्टर स्वस्ति, क्या ओवेरियन कैंसर प्रिवेंटेबल है? क्या ऐसे कोई रिस्क फैक्टर है दैट कैन प्रिवेंट ओवेरियन कैंसर? वो
तो देखिए वो आप हमने बताएं बात कि करी थी क्या कि कर सकते हैं हम। हाँ, डाइट और एक्सरसाइज। तो खाना हम क्या खा रहे हैं वो हमारे हाथ में है। वजन हम बढ़ने नहीं दे रहे या वजन बढ़ जाता है तो कम कर रहे हैं, वो हमारे हाथ में है। दैट इज मॉडिफाइबल, यानी कि ये रिस्क फैक्टर तो है पर इसको हम सुधार सकते हैं। अपने जीन्स को हम नहीं सुधार सकते बट उनके बारे में पता चला सकते हैं। सो कई बार हम जब पहली बार महिलाओं से पूछते हैं तो उनको कई बार मालूम नहीं होता डिटेल में, बट अगर उनको सेंसिटाइज करके पूछते हैं तो वो दूसरी बार जब आते हैं हमसे मिलने के लिए तो वो बताते हैं कि हाँ, हमने अपने घर के बड़े लोगों से पूछा, उन्होंने बताया कि हाँ, आपके घर में जो एल्डर्स हैं या अदर जनरेशन्स में इन लोगों को कैंसर हुआ था। आई थिंक सेंसिटाइजेशन ऑफ नोइंग फैमिली हिस्ट्री, अपनी पारिवारिक इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। थर्ड थिंग इज, अगर आपको परिवार में कई तरह के कैंसर्स हैं या कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैंसर्स हैं और डॉक्टर्स आपको जेनेटिक काउंसलिंग के लिए सजेस्ट करते हैं तो डरे नहीं, है ना। इसमें डरने की कोई बात नहीं है। आप उसकी साइंटिफिक बेसिस को समझें और ये भी जानें कि अगर आपको कोई सॉल्यूशंस दिए जा सकते हैं, कोई लॉजिक से हम आगे आपके कैंसर को डिक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे प्रोफिलैक्टिक सर्जरीज ऑफर कर रहे हैं या कुछ दवाइयाँ या कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो कि लोअर करती हैं रिस्क ऑफ ओवेरियन कैंसर को। कई बार महिलाओं को, जो यंगर महिलाएं होती हैं, उनको कुछ समय के लिए ये पिल्स देके 40 साल की उम्र के आसपास उनकी ओवरीज को निकाला जा सकता है अगर एक बार उनकी चाइल्ड बेयरिंग और ब्रेस्ट फीडिंग कंप्लीट हो गई है। तो जिन महिलाओं की प्रेगनेंसी नहीं होती उनको हायर रिस्क होता है ना। तो अगर उनको हायर रिस्क है तो डेफिनेटली हैविंग अ चाइल्ड एट द राइट एज, एट अ टाइमली एज, इज बेनिफिशियल। ब्रेस्ट फीडिंग प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम ओवेरियन कैंसर। तो स्तनपान जरूर करें, है ना। उससे घबराएं और शर्माएं नहीं, ये ना सोचें कि हमारी बॉडी फिगर पे उसका कोई बुरा असर पड़ने वाला है, और इसको टोटली एक्सेप्ट करें। अगर हमारे को टाइमली प्रेगनेंसीज हो, स्तनपान समय पे हो, पूरी तरह से हो, वजन हम अपना कंट्रोल कर रहे हैं, वजन नहीं बढ़ने दे रहे, खाना पीना अच्छा है, डाइटरी फाइबर्स ले रहे हैं और वेट रिडक्शन कर रहे हैं, एक्सेस सॉल्ट नहीं ले रहे हैं, टेंशन कम ले रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं बट पॉजिटिव माइंडसेट से कर रहे हैं, स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, तो ये सारे मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। और दूसरा, जेनेटिक टेस्टिंग एंड काउंसलिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो ये बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी लाइफस्टाइल को, अपने वजन को, और प्रेगनेंसी को नहीं रोकना, मतलब प्रेगनेंसी होना, ब्रेस्ट फीडिंग करना, ये सब फैक्टर्स हमारे कंट्रोल में हैं। तो कई बार कई लोगों को ये कंफ्यूजन होता है कि पैप टेस्ट तो हमने करा लिया, तो अब हमें ओवेरियन कैंसर का क्या डर। तो क्या पैप टेस्ट जो है, जो कि रूटीन हेल्थ चेकअप का भी पार्ट है बहुत से हॉस्पिटल्स में, तो लोगों को ये बहुत कंफ्यूजन है कि पैप टेस्ट हो गया तो अब हमें ओवेरियन कैंसर नहीं होगा। तो डॉक्टर स्वस्ति, क्या ये पैप टेस्ट ओवेरियन कैंसर को भी डिटेक्ट करता है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली पैप्समियर टेस्ट ओवेरियन कैंसर को डिटेक्ट नहीं करता, बट फिर भी आपको पैप्समियर टेस्ट जरूर कराना चाहिए, बिकॉज पैप्समियर टेस्ट एक स्क्रीनिंग टेस्ट है, यानी कि अगर आपको कोई समस्या नहीं है तब भी आपको इसको रेगुलर इंटरवल्स पे करना है। ये बेसिकली क्या करता है, आपके यूट्रस का जो माउथ है, सर्विक्स, वहां से हम कुछ सेल्स लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं। अगर वहां कोई सेल्स हैं जो अबनॉर्मल हैं तो ये सर्वाइकल प्री कैंसर्स या फिर सर्वाइकल कैंसर्स को जल्दी पकड़ में लाने में हमारी मदद करता है। तो पैप्समियर ओवेरियन कैंसर को तो नहीं, बट हाँ, सर्विक्स की हेल्थ को जरूर गाइड करता है। तो डॉक्टर स्वस्ति, एक एक क्वेश्चन है व्यूअर से कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन ओवेरियन कैंसर एंड एंडोमेट्रियोसिस। अच्छा सवाल है ये। कई बार एंडोमेट्रियोसिस और ओवेरियन कैंसर दोनों में ही पता चलाना काफी मुश्किल होता है, बट कुछ सिम्टम्स जैसे पेनफुल पीरियड्स, है ना, पीरियड्स के दौरान काफी सिवियर पेन होना, पर्टिकुलरली यंग गर्ल्स में एंडोमेट्रियोसिस शुरू हो सकता है। हालांकि दोनों की ही पिक्चर काफी मिलती जुलती सी है। अगर आप ओवेरियन मास को देखें तो हम कई सारे टेस्ट से, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई करके ये पता लगा सकते हैं कि क्या ये गांठ जो ओवरी में है इसके अंदर कुछ खून का डिपॉजिशन है या ब्लड तो नहीं है। आपको ये भी बताना चाहूंगी यहाँ पे कि अभी बहुत रिसेंटली 15 दिन पहले एक स्टडी आई है जिसमें ये बताया गया है कि जिन औरतों को एंडोमेट्रियोसिस होता है
उनको ओवेरियन कैंसर बनने के रिस्क हायर होता है, और उनको आमतौर पे महिलाओं में 2 से 4 साल पहले ओवेरियन कैंसर बन सकता है। हालांकि चांसेस ऑफ ओवेरियन कैंसर इन एंडोमेट्रियोसिस इज लो, बट अगर मैं अपना तजुर्बा आपसे शेयर करूं तो 29 इयर्स की एज पे भी अभी मैंने एंडोमेट्रियोसिस में ओवेरियन कैंसर देखा है। सो एक तो बहुत मुश्किल तो होता ही है दोनों के बीच में डिफरेंस पता करना, साथ साथ सर्जरी के दौरान जब हम इस गांठ को निकालते हैं तो हम कई बार फ्रोजन सेक्शन टेक्निक्स को यूज करते हैं, यानी कि ऑपरेशन के दौरान ही हमारे पैथोलॉजिस्ट कुछ पर्टिकुलर एरियाज ऑफ गांठ से या ट्यूमर से जांच लेके हमें आधे से पौने घंटे में ये बताते हैं कि क्या इसमें कैंसर है कि नहीं। एमआरआई, अल्ट्रासाउंड या फिर CA-125 जो टेस्ट हैं उनसे हमें कुछ अंदाजा लगता है। CA-125 दोनों एंडोमेट्रियोसिस और कैंसर में बढ़ सकता है, ये कई सारी कंडीशंस में बढ़ सकता है, ट्यूबरक्लोसिस में भी बढ़ जाता है, तो इसलिए हम डायग्नोसिस के लिए तो नहीं इसको यूज करते हैं, पर हाँ डेफिनेटली एज अ मार्कर टू फॉलो अप पेशेंट्स हम इसको इस्तेमाल करते हैं। हाँ, तो CA-125 का जो यूज है उससे हमें घबराना नहीं है, क्योंकि CA-125 एक नॉन स्पेसिफिक मार्कर है। हालांकि एपिथेलियल ओवेरियन कैंसर में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, कभी कभी हम फॉलो अप भी इसके लिए करते हैं, और एंडोमेट्रियोसिस में भी इसके बहुत हाई लेवल्स होते हैं, बट एवरी एंडोमेट्रियोसिस विल नॉट लीड टू ओवेरियन कैंसर। तो यस, हमें इससे रादर देन अपना वी शुड लीव इट टू आवर गायनेकोलॉजिस्ट टू डिसाइड कि व्हाट इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू in this case on the basis of your ultrasound, जिसमें कुछ risk factors होंगे, on the basis of tumor markers, कुछ दूसरे भी tumor marker किए जाते हैं। जब young age में भी ovarian cancer हो सकता है या ovarian tumor हो सकता है, जो doubtful होता है on ultrasound, जब उसमें blood flow बढ़ जाता है, vascularity होती है या solid ovarian mass दिखाई देता है, तो ऐसे में भी डॉक्टर स्वस्ति बताइए कि कौन सी सर्जरी की जाती है जब कम उम्र में ओवेरियन ट्यूमर का डाउट है तो। जी हम इसको बोलते हैं फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन सर्जरी, यानी कि फर्टिलिटी को प्रिजर्व करने वाला तरीका। तो ऑपरेशन के समय पे हम इनको दूरबीन से ना ऑपरेशन करके, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये गांठ इंटैक्ट पेट से बाहर निकले और हम उसको काट के या स्पिल करके नहीं निकालना चाहते, तो हम ओपन सर्जरी द्वारा एक साइड की ट्यूब और ओवरी को निकाल देते हैं या सिर्फ गांठ गांठ को निकाल देते हैं, डिपेंडिंग कि गांठ का या ट्यूमर का साइज कितना है और नॉर्मल ओवेरियन टिश्यू वहां पे है या नहीं। फिर इसको फ्रोजन सेक्शन के लिए भेज के कैंसर को कंफर्म किया जाता है। अगर कैंसर होता है और दूसरी ओवरी बिल्कुल नॉर्मल नजर आती है और पेट में कहीं भी ट्यूमर, आंखों से दिखने वाला ट्यूमर फैला नहीं होता, तो हम यूट्रस और दूसरी ओवरी और ट्यूब को प्रिजर्व कर लेते हैं, यानी कि उसको नहीं निकालते, उसको कोई डैमेज नहीं करते। और साथ में हम स्टेजिंग करते हैं, यानी कि हम ओमेंटम पेट में जो आंतों के ऊपर एक फैट की कवरिंग होती है, लिम्फ नोड्स होते हैं, जैसे कैंसर सर्जरी में किया जाता है, सब पूरा सर्जरी वैसे ही की जाती है। इस सब टिश्यू को हम वापस अपनी लैब में भेज देते हैं, जिसकी बायोप्सी 10 दिन में आती है। इससे कंफर्मेशन ऑफ स्टेज होती है। तो अगर आंखों से दिखने वाली बीमारी ना तो दूसरी ओवरी पे थी और ना अब्डोमेन में थी, और हमने जो ओवेरियन गांठ है उसको भी काट के नहीं निकाला अगर, तो लाइकलीहुड है कि हमारे को कीमोथेरेपी की चांसेस कम होंगे। तो अगर हमें कीमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती तो बहुत ही अच्छा है, दिस इज कंप्लीट ट्रीटमेंट। अगर कीमोथेरेपी की जरूरत पड़ती है तो हम ऑपरेशन के बाद और कीमोथेरेपी स्टार्ट करने से पहले महिलाओं को या लड़कियों को एनकरेज करते हैं टू सी अवर IVF स्पेशलिस्ट। इनफैक्ट स्मॉलर गांठों में हम सर्जरी के पहले ही ये काउंसलिंग कर देते हैं, पूरा डिस्कस करते हैं, और एज अ टीम वी सी दीज गर्ल्स। सो इसमें क्या होता है कि एग को, अगर लड़की मैरिड नहीं है, उनका कोई पार्टनर नहीं है, तो ओवरीज को स्टिमुलेट करके और एग्स को और या oocytes को प्रिजर्व करके फ्रीज कर दिया जाता है बैंक में। आपने सीमन बैंकिंग सुना होगा, तो इसी तरह से oocyte क्रायो प्रिजर्वेशन होता है, यानी कि एग्स, ओवरी के एग्स का प्रिजर्वेशन। और ये कई सालों तक, साल दर साल हम इसको प्रिजर्व कर सकते हैं, जब तक हमारी लड़की की शादी ना हो जाए या फिर उनको पार्टनर ना मिल जाए, और बाद में फिर इन एग्स का उपयोग किया जा सकता है कभी भी। तो ये एक बहुत तो डॉक्टर स्वस्ति, हाँ डॉक्टर स्वस्ति, यंग एज में जो फर्टिलिटी प्रिजर्वेटिव सर्जरी है, बहुत छोटी सिटीज में या छोटे टाउन्स में लोग अवेयर नहीं हैं
कि हम ओवरी को कंजर्व कर सकते हैं, दूसरी ओवरी को बचा सकते हैं और फॉलो अप पे रख सकते हैं। और राइट स्टेजिंग और फ्रोजन सेक्शन की फैसिलिटी भी हर जगह नहीं है। जी तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि सही डायग्नोसिस के साथ ही सही जगह पे इसका इलाज होना बहुत बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि बिल्कुल। इनकम्प्लीट सर्जरी से आगे आपको मल्टीपल सर्जरी होगी, रिकरेंस होगा, कीमोथेरेपी भी ज़्यादा देनी पड़ेगी। कुछ लोगों में जो एडवांस स्टेज में कैंसर डायग्नोस होता है कई बार, जबकि पेट में पानी भर जाता है जिसको हम असाइटिस कहते हैं, जो बहुत एडवांस स्टेज है, उसमें कई बार कीमोथेरेपी भी पहले दी जाती है। तो वो क्या कंडीशंस हैं जिसमें हम कीमोथेरेपी पहले देनी पड़ती है और फिर सर्जरी के लिए तैयारी करते हैं? आमतौर से स्टेज 3 या अर्ली स्टेज 4 की बीमारियों में हमें पहले कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। उसमें हम क्या करते हैं, आमतौर पे ओवरी में हम नीडल नहीं डालते, नीडल डाल के जांचें या बायोप्सी नहीं की जाती। पर ऐसी सिचुएशंस में हम, अगर पेट में जगह जगह बीमारी है, ट्यूमर है, उसके डिपॉजिट्स हैं, तो वहां से या फिर ओवरी की गांठों से अगर फैली हुई बीमारी है, ऑलरेडी पेट में पानी भर चुका है, तो वहां से जांचें लेके बायोप्सी करके हम न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी, यानी कि देखिए ओवेरियन कैंसर का इलाज सर्जरी और कीमोथेरेपी से होता है। तो एडवांस स्टेजेस में जहाँ की पेट में बहुत ज्यादा पानी भरा हुआ है या बीमारी इतनी ज्यादा है कि आंखों से दिखने वाली बीमारी ऑपरेशन से इमिजिएटली नहीं निकाली जा सकती, तो उसको कम करने के लिए हम पहले कीमोथेरेपी देते हैं, जिसको बोलते हैं न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। 3 या 4 साइकिल्स देके दोबारा असेसमेंट करते हैं, फिर पेशेंट्स को सर्जरी के लिए लेते हैं। सर्जरी के दौरान सारा बीमारी ट्यूमर निकाल के इसमें हाइपिक करते हैं, यानी कि कीमोथेरेपी को बहुत हाई टेम्परेचर्स पे पेट में 90 मिनट्स के लिए रखा जाता है, जिससे कि सारी माइक्रोस्कोपिक बीमारी भी खत्म हो जाती है और उससे औरतों में जीवित रहने की क्षमता बढ़ जाती है। इसको हम बोलते हैं हाइपेक, और ये सर्जरी के दौरान ही होता है। ये लंबी सर्जरीज होती हैं और स्पेशलाइज्ड सेंटर्स में ही उपलब्ध है। हम लोग इनको कर रहे हैं आजकल, और ये हम्म। आधुनिक तकनीकों से होती हैं। इनके लिए स्पेशल मशीन्स और पूरी टीम चाहिए होती है। और उसके बाद जो बची हुई कीमोथेरेपी हमारी होती है, तो वो हम इसको सर्जरी के बाद देते हैं 3 से 4 हफ्ते बाद। तो एक तरह से ये सैंडविच ट्रीटमेंट होता है एडवांस। उसमें हमने सर्जरी को कीमोथेरेपी की साइकिल्स के बीच में सैंडविच कर देना होता है, और उसके आगे फिर हम तो इनको डॉक्टर, हाँ follow डॉक्टर स्वस्ति, एक सवाल है ऑडियंस से कि अगर हमारे घर में फैमिली हिस्ट्री ऑफ ओवेरियन कैंसर है या कोई भी कैंसर है, तो क्या हमें ओवरीज निकालनी चाहिए? सो अगर आपके घर में फैमिली हिस्ट्री है ओवेरियन कैंसर की, तो ये देखना इम्पोर्टेंट है कि ओवेरियन कैंसर क्या जेनेटिक म्यूटेशन से है या नहीं, क्या ये हेरिडिटरी ओवेरियन कैंसर में आता है या नहीं। इसके लिए जैसे मैंने बताया कि जिनको भी आपके घर में ओवेरियन कैंसर है, अगर आप अभी वो हैं और टेस्ट के लिए विलिंग है, तो एक प्री टेस्ट जेनेटिक काउंसलिंग होनी चाहिए। और उसके बाद हमें इनको, अगर आप विलिंग हैं, तो हम जेनेटिक टेस्टिंग एडवाइस करते हैं। अगर जेनेटिक टेस्ट पॉजिटिव आता है, तभी आगे ओवरी निकलवाने का अराउंड 40 इयर्स ऑफ एज, 35 to 40 इयर्स ऑफ एज तब रोल है। अगर जेनेटिक टेस्ट नेगेटिव आता है, तो फिर कोई रोल नहीं है ओवरीज प्रिवेंटिव वे में निकलवाने का। हाँ, क्योंकि ओवरी हम बिना टेस्टिंग के निकालेंगे नहीं तो निकाल। भी हमारे साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे शरीर पर। तो ये सोच समझ के ये स्टेप लेना है, और आफ्टर ऑल द टेस्ट एंड बिल्कुल, आप इन्वेस्टिगेशंस दैट बिल्कुल हैव बीन स्पेशलिस्ट डन। एडवाइस में लेना है। डोंट तो टेक दीज डिसीजंस हम्म, योरसेल्फ। हम्म, माय एडवाइस टू द हम्म। व्यूअर्स। तो डॉक्टर स्वस्ति, एक टेस्ट और किया जाता है टू नो कि वेयर इज द ट्यूमर स्प्रेड हैपेंड इन द बॉडी, और क्या एग्जैक्ट स्टेज है, जिसको हम पेट सीटी कहते हैं। जी। तो पेट सीटी की सुविधा सिर्फ मेट्रोज में या बड़े हॉस्पिटल्स में है और छोटी जगहों पे नहीं है। तो पेट सीटी के ऐसे क्या एडवांटेजेस हैं जो कि दूसरा सीटी स्कैन या एमआरआई डायग्नोस नहीं कर सकता? सो पेट सीटी हम हर पेशेंट ऑफ ओवेरियन कैंसर में नहीं करते। जहाँ बीमारी काफी एडवांस्ड है या ट्यूमर बर्डन काफी हाई है, वहां पे हम चाहते हैं कि हम पेट सीटी करें। पेट सीटी का जो बेसिस होता है वो एक पर्टिकुलर, जैसे एफडीजी हम बोलते हैं, फ्लोरो डीऑक्सी ग्लूकोज, ये डाई दिया जाता है, और जहां जहां बीमारी होती है वहां वहां की सेल्स इसको टेकअप कर लेती हैं। तो काफी छोटी बीमारी भी इसमें पकड़ आ जाती है, कंपेयर टू अ सीटी और एमआरआई। इसमें स्मॉलर डिजीज भी पकड़ में आ जाती है। जैसे सीटी में आप कई बार
0.5 to 1 सेंटीमीटर की डिजीज भी बहुत मुश्किल होता है पकड़ना, बट पेट सीटी में ये बीमारी 0.5 सेंटीमीटर तक की बीमारी आ जाती है। तो अगर वॉल्यूम ऑफ डिजीज बहुत ज्यादा है और हमें लग रहा है कि अब्डोमेन को छोड़ के, पेट को छोड़ के चेस्ट में भी ये बीमारी है, तो हम सीटी अब्डोमेन और चेस्ट ना करके हम चाहते हैं कि फिर एक ही बार में हेड टू टो सारा कर लें इन्वेस्टिगेशन, तो फिर हम पेट सीटी इन सिचुएशंस में एडवाइस करना चाहते हैं। तो डॉक्टर स्वस्ति, आज हमारा बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ जिसमें हमने सिम्टम्स की बात करी, अर्ली डायग्नोसिस की बात करी। ऑल्दो ओवेरियन कैंसर का डायग्नोसिस सभी को पता है कि एडवांस स्टेज में होता है या लेट स्टेज में होता है, पर कुछ वार्निंग साइन ऐसे हैं विच वारंट कि हमें रेगुलर हेल्थ चेक करना चाहिए या अपने गायनी से मिलना चाहिए। बट आई थिंक जल्द ही ऐसे कोई टेस्ट भी अवेलेबल होंगे ओवर द ईयर्स वेयर वी आर एबल टू डायग्नोस अर्ली, और डायग्नोसिस के बाद राइट ट्रीटमेंट और राइट जगह पे कीमोथेरेपी होना विद द राइट एक्सपर्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज कई बार छोटी जगह में पूरी सुविधा नहीं होती। हम ये नहीं कहते कि स्किल नहीं है, पर कभी कभी फ्रोजन सेक्शन की फैसिलिटी नहीं है तो कंप्लीट सर्जरी एट द सेम टाइम नहीं हो पाती, स्टेजिंग नहीं हो पाती। तो लॉन्ग टर्म प्रोग्नोसिस इन चीज़ों पर बहुत डिपेंड करता है, कब हमें जेनेटिक टेस्टिंग करनी है, कब। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज का टेक होम मैसेज आप क्या देना चाहेंगी व्यूअर्स को? पहले तो खुश रहिए, है ना। जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां होती हैं, पर डोंट गेट स्ट्रेस्ड। सब कुछ होगा, अपने समय से होगा। खुश रहें, स्ट्रेस ना लें, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। तो वजन ना बढ़ने दें, अच्छा खाएं, खूब सोएं, खूब व्यायाम करें और अपने रेगुलर चेकअप्स कराएं। हर महिला को हर साल ना तो सिर्फ ब्लड प्रेशर, शुगर, बट एक सिंपल अल्ट्रासाउंड, एक गायनेकोलॉजिस्ट से, एक स्त्री रोग विशेषज्ञ से अपनी जांच कराएं, पेल्विक एग्जामिनेशन करवाएं और साथ में एक अल्ट्रासाउंड हो तो कम से कम इतना तो मालूम पड़ सकता है। अनफॉर्चुनेटली ओवेरियन कैंसर का कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, पर अगर हम थोड़ा सा जागरूक हों, थोड़ा सा नजरअंदाज ना करें, खुद मेडिसिन ना लें, परसिस्टेंट सिम्टम्स को इग्नोर ना करें, उनपे अगर बार बार कोई दिक्कत सामने आ रही है, हाजमा ठीक नहीं हो रहा, कुछ भी आपको ऐसा लगता है जो परसिस्ट कर रहा है, जो बार बार हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टरी सलाह लें, चिकित्सक परामर्श जरूर करें। अच्छा परामर्श लेने से हमेशा जो है फायदा होता है, और उससे घबराएं नहीं, अस्पताल या डॉक्टर के पास जाने से डरे नहीं, है ना। अगर कोई बायोप्सी बताते हैं या कोई आपको सीटी या एमआरआई बताते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कोई बीमारी है। कई बार कुछ शक होते हैं जो आमतौर से टेस्ट करने से दूर हो जाते हैं। जरूरी नहीं है कि डॉक्टर के पास जाना हमेशा मतलब होता है कि कोई ऑपरेशन कराना या कोई ट्रीटमेंट शुरू होना, बट कई बार ये रीअश्योरेंस के लिए भी किया जाता है। तो मेरी यही सलाह है कि निर्भय होकर अपनी जिंदगी को जिएं, खुल के जिएं, अच्छा जिएं, खूब मुस्कुराएं। थैंक यू डॉक्टर स्वस्ति, आज आपके आने से बहुत सारी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस बढ़ी, और आप ऐसा करते रहिए ताकि सबकी हेल्थ अच्छी रहे, और सबके लिए अवेलेबल हैं, इससे अच्छी कोई बात नहीं हो सकती। थैंक यू सो Thank मच you, Dr. फॉर Nupur. स्पेयरिंग योर वैल्यूएबल टाइम। Yeah, thank you.